Good morning to all of you. Welcome to back our YouTube channel स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जैसा कि आप लोगों से वादा किए थे कि इसके बाद अभी जो वीडियो आपको पहले दिए थे इससे पहले वो मैंने आपको दिया था क्लास 10 के केमिस्ट्री के वीडियो। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री के इस क्लास 10 के वीडियो के बाद मैं आपके लिए 9th के वीडियो को लेकर आऊँगा। तो आज मैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का ही वीडियो को लेकर आए हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन सबको बार बार देखिए, इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, फिर क्वेश्चन को याद कीजिए ताकि आपके प्रत्येक क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ होगी और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद आपका जो अदर एग्जाम होगा, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसलिए आपका पढ़ने का जो समय है वो मात्र 9-10 तक ही वेस्ट होता है। उसके बाद अब जो आगे बढ़ेंगे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका पढ़ाई शुरू है धीरे धीरे टूटती जाती है। इसलिए आप जितना से जितना हो सके आप क्लास 9th और 10th की मैथ को, साइंस को बेहतर ढंग से पढ़ें, क्योंकि आप जहाँ भी जाइएगा इसी का आगे विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम क्यों ना पहले शुरू का पढ़ लें, फिर बाद में पढ़ते रहेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और इसको थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करें। चलिए दोस्तों, वीडियो का रहा फर्स्ट क्वेश्चन का रहा इसमें, किस पदार्थों में अंतराण्विक बल मध्यम होता है। मध्यम का अर्थ ये होता है कि ना ही ज़्यादा और ना ही कम, ठीक है। क्या पूछ रहा क्वेश्चन कि किस पदार्थों में जो अंतराण्विक बल है अर्थात अंतरानुक आकर्षण बल है वह मध्यम होता है। ऑप्शन ए ठोस, द्रव, गैस, तीनों। तो जो द्रव पदार्थ होते हैं उसमें अंतराण्विक बल मध्यम होता है। ठोस जो होते हैं उसमें सबसे अधिक, गैस में सबसे कम, जबकि द्रव में क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। इसलिए क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ को अवस्था के आधार पर किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्टेज पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ को अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की अवस्था है। और इसके अलावा पदार्थ की एक चतुर्थी भी अवस्था जिसे बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था, और पदार्थ की एक पंचमी अवस्था जिसका बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो ये होता है ठोस पदार्थ की, किसकी, ठोस पदार्थ को उसकी जो आकृति अर्थात आपका जिस रूप में रहेगा उसी रूप में रहेगा, ना कि आकृति उसको चेंज कर देंगे। और आयतन अगर 5 लीटर तो क्या होगा, 5 लीटर रहेगा, ठीक है। तो वो कहलाएगा उसका आकृति और आयतन। मतलब ठोस पदार्थ जो है उसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति हवा की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो किस में होता है कम। तो देखिए सबसे अधिक जो बहने की प्रवृत्ति है वो होता है हवा में। किसमें, हवा में। आपको अगर प्रयोग करना है तो 1 kg आटा को लीजिए, 1 kg पानी को लीजिए और 1 kg वायु को छोड़िए। एक समय दोनों को छोड़िए और देखिएगा कि जो ठोस है वह कहीं पर जाके उलझ गया। द्रव होगा थोड़ा दूरी पार करके वहाँ तो बहेगा, लेकिन उसमें फिर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर गैस को हम छोड़ते हैं 1 लीटर गैस को, तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा, इसको कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो सबसे अधिक बहने की प्रवृत्ति किसमें होता है, हवा में। तो पूछा आपसे कि किस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति क्या होती है, हवा की अपेक्षा कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा ठोस और द्रव दोनों में, इसलिए क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, द्रव पदार्थ। किसमें, ठोस में। किसमें हो जाएगा, ठोस में जो है वह क्या हो जाएगा, बहने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है द्रव पदार्थ में, ठीक है, हवा की अपेक्षा। आपसे पूछा हवा की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर, किस पदार्थ का घनत्व अति निम्न होता है अर्थात डेंसिटी जो है उसका बहुत कम होता है। तो गैस का दोस्तों, गैस का। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन को दोस्तों फिर समझ लेते हैं थोड़ा सा। कहता है कि वह पदार्थ, क्या बोलता है कि वह पदार्थ जिसको गर्म करने पर, क्या करने पे, जिसको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले हुए गैस में बदल जाए और पुनः उस गैस को संघनन करने पर बिना द्रव में बदले हुए किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, यानी ठंडा करने पर, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गर्म करने से गैस, क्या बनेगा, गैस, और इसको ठंडा करने से क्या बनता है, फिर ठोस बनता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या कि इनमें जो है वह कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा। तो सोडियम धातु जो है वह ऊर्ध्वपातन का क्या है, एग्जाम्पल है। इसका सोडियम। नेक्स्ट कहता है जिस ताप पर कोई पदार्थ
ठोस रूप से द्रव रूप में बदल जाए उसे क्या कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पे कोई जो ठोस पदार्थ है वह द्रव में यानी बर्फ से बन जाए पानी में तो उन्हें क्या बोलते हैं, उसको द्रवनांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्रवनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, 8 में करा है कौन सा पदार्थ अधिक संपीड्य होते हैं। तो कौन सा पदार्थ जो है वह संपीड्य होते हैं? गैस। क्या होते हैं? गैस जो है वह संपीड्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में बदल जाए, जिस प्रक्रिया के द्वारा जल जो है वह वाष्प में बदल जाए उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्वथन, बी उबलना, सी वाष्पन, डी जमना। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी वाष्पन कहते हैं कि जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन क्या कहता है, उसका वाष्पन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वह क्या है? ब्यूटेन है। लेकिन इसमें सूत्र के अकॉर्डिंग दिया गया है तो C2H4 किसका होता है? इथेन का, C3H6 प्रोपेन का और C4H10 ब्यूटेन का। इसमें सबसे अधिक मात्रा होता है ब्यूटेन होता है, इसलिए क्या होगा राइट आंसर इसका? C4H10। क्वेश्चन नंबर 11, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। अब ये क्वेश्चन पूछे हैं कि किसी ठोस का सीधे वाष्प में क्या कहलाता है दोस्तों? उबलना, वाष्पन, संघनन, उर्ध्वपातन। तो क्या होगा उसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी उर्ध्वपातन होगा। क्या होगा? उर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, क्या बोलते हैं कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक डैश होता है। क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नो चेंजिंग, नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे वायु का जो दाब है यानी प्रेशर है जो घटता जाता है तो द्रव का जो क्वथनांक है, इसका द्रव का जो क्वथनांक है वो भी क्या होता है? घटता है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? घटेगा। ठीक है। अगर द्रव का क्या होगा? क्वथनांक घटेगा तो उसका अगर द्रव का क्या होगा? दाब घटेगा तो उसका क्वथनांक भी घट जाएगा। वो डिपेंड करता है उस पर। क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? वाष्पन, प्रसरण, संघनन और फिर द्रवन। तो आप देखते होइएगा जब भी कभी भोज भात बनता होगा तो आपको भोज कहीं और बनता रहता है और जिधर का हवा होगा उधर भोज का सेंट आता रहता है। मतलब क्या है कि भोज का जो कण है वह वायु में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो मिलने की जो प्रक्रिया है, सिस्टम है, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रसरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रसरण, या उसी को बोलते हैं विसरण। क्या कहते हैं उसको? प्रसरण या विसरण, जिससे इंग्लिश से क्या बोलते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो क्या पूछा आपसे क्वेश्चन कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध, जिसमें इत्र का जो गंध है वह वायु में क्या चारों ओर फैल जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो प्रसरण कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की वृद्धि का कारण क्या है? निम्न ताप, उच्च दाब, नन ऑफ दीज। तो सौर मंडल में जो प्लाज्मा जो अवस्था है वह उपस्थित क्यों होता है? तो हाई टेम्परेचर के कारण। किस कारण? हाई टेम्परेचर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का जो आयतन है वह डैश होता है। तो ध्यान दीजिएगा जब क्या होता है गर्म करते हैं गैस को तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, नन ऑफ दीज। तो गर्म जब करते हैं गैस को तो उसका होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए आप देखते होइएगा जब गैस सिलेंडर में गया तो ठंडी के मौसम में जब जल जाता है उससे गर्म पानी में रखते हैं। क्यों? ताकि क्या होगा? उसका आयतन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? जो गैस का जो कण होगा नीचे होगा वो ऊपर जाएगा और फिर वो क्या होगा? जल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जब क्या कहते हैं गैस को गर्म करते हैं उसका आयतन जो है यानी वॉल्यूम जो है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग डैश होता है। तो जहाँ हवा अधिक होता है वहाँ जो वाष्पन का जो वेग है वह क्या होता है? अधिक होता है। तो क्या होता है? बढ़ जाता है। कहता है तो हवादार जगहों पर द्रव का जो वाष्पन का वेग है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि गंधक का द्रव्यमांक कितना होता है? गंधक का द्रव्यमांक कितना होता है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अकॉर्डिंग कह रहा है कि गंधक यानी सल्फर का जो द्रव्यमांक है वह कितना होता है? क्वथनांक आ गया। तो गंधक का द्रव्यमांक है वह कितना होता है? 112 डिग्री सेल्सियस। कितना? 113 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 113 डिग्री सेल्सियस। 18, इनमें कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था आपका, अभी भी है। तो इनमें जो है वह कपूर क्या है, जिसको हम कर्पूर कहते हैं, वह क्या है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। आप देखते हो कर्पूर को जब क्या करते हैं गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? बिना पानी में बदले हुए क्या होता है? वाष्प बनता है। पुनः जब उस वाष्प को क्या कर देगा? आप ठंडा कर देगा तो फिर क्या होगा? वहाँ से कपूर का निर्माण होगा और फिर उससे आप जला सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ईथर का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ईथर का जो क्वथनांक है यहाँ हमने दिया आपको किसमें? केल्विन में।
ठीक है। तो केल्विन में जो इसका जो क्वथनांक होगा वह कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ईथर का जो क्वथनांक है वह 307 होता है। कितना होता है, 307। अगर आपका डिग्री सेल्सियस इसको मान पता करना है तो आप 307 में से 273 को घटा लीजिए, आपका आंसर पता चल जाएगा। तो कितना होगा, 34 डिग्री सेल्सियस। कितना, 34 डिग्री सेल्सियस। ये होता है ईथर का क्वथनांक। कितना, 34 डिग्री सेल्सियस या 307 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इनमें कौन मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, HCl, SO2, वायु, H2S। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है जिसमें बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं, पाए जाते हैं और अनलिमिटेड मात्रा में, कुछ अधिक में कुछ कम, जैसे धूलकण, जलवाष्प, अन्य गैस जैसे CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, अदर गैस पाए जाते हैं। इसलिए इसमें क्या होगा, वायु क्या है, एक मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट जो है उसका रंग कैसा होता है, नीला रंग। किस रंग का होता है, नीला रंग। इसलिए क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पदार्थ की पांचवी अवस्था BEC की अवधारणा कब प्रस्तुत किया गया था। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसकी जो अवधारणा है वो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा, किसके द्वारा, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा और अल्बर्ट आइंस्टीन के दोनों के कहने पे इन्हें 1920 में क्या हुआ, प्रस्तुत किया गया था। कब, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में, यानी वैसे वाहन जो खुद चलता है उसके ईंधन में किस रूप में गैस का प्रयोग होता है। तो स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में हम CNG गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, CNG गैस, जिसका क्या होता है फुल फॉर्म, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व। यानी डेंसिटी बराबर क्या होता है, फार्मूला D बराबर M और बट्टा आयतन को क्या बोलते हैं, V, यानी MV होता है। इसलिए क्या सिंबल हो गया। तो अनुपात में क्या होता है, बट्टा। अनुपात का क्या होता है, बट्टा यानी V। तो ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर ऊष्मा का संचरण होता है। तो ध्यान दीजिएगा ऊष्मा का जो संचरण है वह हमेशा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की होता है। किसे होता है, सॉरी, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की। तो ऊष्मा का जो संचरण है ऑप्शन नंबर ए ठंडी से गर्म, गर्म से ठंडी, ठंडी गर्म बराबर दोनों। तो बराबर कभी नहीं होता है, बल्कि यानी हीट जो होता है, आप देखते हुएगा जब कोई वस्तु क्या होता है, गर्म होता है तो उसका अगला सिरा क्या होता है, गर्म होता है, और तब तक गर्म होता है जब तक क्या दोनों का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। यही ऊष्मा का सिद्धांत बोलता है। तो ऊष्मा का जो संचरण है वह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है। समांग, विसमांग, अपारदर्शी, पारभासी। तो विलयन का जो सबसे प्रमुख गुण होता है, विलयन क्या होते हैं, समांग होते हैं। क्या होते हैं, विलयन समांग होते हैं, अर्थात जो जिसकी मात्रा हर एक जगह क्या समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 रेत के सूक्ष्म कणों का जल में होना निम्नलिखित का उदाहरण है। विलयन, कोलॉइडी, निलंबन, संतृप्त विलयन। तो ध्यान दीजिएगा अगर बालू का जो कण है वह जल में क्या होता है, निलंबन का उदाहरण होता है। क्योंकि निलंबन का मतलब वो होता है कि जब आप उसको जल में मिलाइएगा तो कुछ दिन के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ समय तक क्या उसको छोड़ते हैं तो उसके पिंडी में जाके कहते होता है बैठ जाते, ये कहलाता है निलंबन। इसका जो व्यास होता है वह 10 के पावर कितना होता है, 5 होता है, -5 सेंटीमीटर। और कोलॉइडी कितना होता है, और विलयन का हो जाएगा कितना, 10 के पावर 7 होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन जल में अल्प विलय विलयन है। अल्प का अर्थ होता है जो कम खुलता है, जो क्या होते हैं, कौन, स्टार्च, नमक, फिटकरी, चीनी। तो निम्न में जो है वह जल में सबसे अल्प विलय विलयन क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न द्विअंगी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विअंगी जो विलयन है वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में कौन चीनी का सूत्र है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन कि चीनी का सूत्र क्या होता है। तो NaCl नमक का हो गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और C12H2211 क्या होता है, चीनी का सूत्र होता है। और CaCO3 चूना पत्थर का होता है। इसका होता है CaCO3 चूना पत्थर, चीनी, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड और फिर साधारण नमक। 31 नंबर बोलता है निम्न में कौन 2 तत्वों के मिश्रण है। 2 तत्वों के मिश्रण पूछा है आपसे। नमक और मिट्टी अलग है, चीनी और जल ये भी अलग है, फिटकरी और जल ये भी अलग है, तेल और जल ये भी अलग है। लेकिन ऑप्शन नंबर ई क्या बोलता है आपका, ऑप्शन नंबर जो ई कर आपका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
ठीक है, इनमें कोई जो है वह तत्व का मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण से गंधक किस विलायक में घुल जाता है। क्या बोलता है कि लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण से गंधक किस विलायक में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए H2, CO2, बेंजीन, डी में नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी गंधक जो है वह CO2 में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इसको अलग करने क्या कहते हैं, अगर लोहा के चूर्ण और गंधक जब मिला हो तो आप अगर वहाँ से चुंबक को लाते तो क्या चुंबक में लोहा कण क्या सट जाएगा, जिससे क्या गंधक अलग हो जाएगा। या फिर अगर आप गंधक को अलग करना चाहते हैं लौह चूर्ण को, तो वहाँ पे आप CO2 गैस को प्रयोग कीजिए, जिससे क्या होगा गंधक जो अम्ल हो गया, सल्फर जो अम्ल है वह गंधक में मिल जाएगा, CO2 में, और वहाँ से क्या होगा लौह चूर्ण अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, फेरस सल्फाइड के बनने में लोहा और सल्फर किस अनुपात में मिलाए जाते हैं। तो फेरस सल्फाइड के बनने में लोहा और जो गंधक है, फेरस सल्फाइड के बनने में लोहा और सल्फर यानी गंधक जो अनुपात है वह 7 अनुपात क्या होता है, 4 होता है। कितना होता है, 7 अनुपात 4। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है निम्न में कौन विषसमांग मिश्रण के उदाहरण है। विषसमांग का अर्थ आपको पता है कि जो हर जगह पूरी तरह से न मिले, तो नमक और जल समांग, चीनी जल समांग, फिटकिरी जल समांग। लेकिन तेल और जल क्या है, विषसमांग है, क्योंकि आपको पता होगा कि तेल में क्या तो जल मिलता ही नहीं है, जल रहेगा, तेल रहेगा ऊपर और जल रहेगा नीचे। अब क्यों रहता पता होना चाहिए, क्योंकि तेल का जो डेंसिटी है वह जल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जिसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, वो ऊपर तैरती है, जिसका अधिक होगा क्या वो नीचे रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है निम्न में कौन एक तत्व और एक यौगिक का मिश्रण है। एक तत्व और दूसरा एक यौगिक। चलिए ऑप्शन नंबर है NaCl और चीनी दोनों यौगिक है। तेल और जल ये भी अलग है, हवा ये भी मिश्रण है। लेकिन इसमें पूछा आपसे एगो तत्व और एगो यौगिक, तो P क्या है, इसमें सल्फर एक तत्व है और Cl2 क्या है, एक तात्विक अणु है, लेकिन दोनों तो यौगिक है, इसलिए यह होगा राइट आंसर डी हो जाएगा, P + Cl2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं बिना किसी देरी करते हुए। मात्र 15 क्वेश्चन बच गया दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और वीडियो जब पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का सोडा वाटर किस तरह से मिश्रण का उदाहरण है। सोडा वाटर जो है वह किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है। आपको हम पढ़ाए होंगे क्लास 9th में, या फिर पढ़े होंगे आप कि मिश्रण के कुछ प्रकार होता है, जैसे ठोस ठोस का मिश्रण, द्रव द्रव का मिश्रण, द्रव गैस का मिश्रण, द्रव ठोस का मिश्रण, इस प्रकार से मिश्रण के प्रकार है। तो इसमें पूछा आपको कि सोडा वाटर जो है वह किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडा वाटर जो है वह द्रव और गैस के मिश्रण है, द्रव और गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जिंक की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराई जाती है तब क्या बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब जिंक को H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ से क्या बनता है, ZnSO4 + H2 यानी कि जिंक सल्फेट और प्लस क्या होगा H2 गैस वहाँ से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या अवशेष बचता है। क्या अवशेष बचता है, तो Pb3O4 क्या बचता है, Pb3O4 बचता है, PbO बचता है। जब लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अवशेष के रूप में क्या बचता है, PbO। ठीक है, यानी लेड ऑक्साइड क्या होते बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सर्वाधिक सक्रिय तत्व है। सक्रिय का अर्थ होता है कि जो सबसे अधिक रिएक्शन कर ले। तो इनमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। कौन सी है, पोटेशियम जो धातु है वह क्या सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। पोटेशियम है, फिर कैल्शियम और फिर सोडियम और तब क्या है, मैग्नीशियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है आयोडीन तथा बालू को किस विधि के द्वारा अलग करते हैं। तो आयोडीन और बालू के मिश्रण को हम जो है वह ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा और थिराना विधि के द्वारा, दोनों के द्वारा अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा, दोनों विधि के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पूछा है कि आयोडीन जो है और बालू, इन दोनों के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसके द्वारा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। क्यों, आपको पता होगा कि क्या होता, जो आयोडीन है वह क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है, वो क्या उड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, बालू शेष बच जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आयोडीन का वाष्प किस रंग का होता है, उजला, काला, लाल, बैगनी। तो आयोडीन का जो वाष्प है वह बैगनी रंग का होता है। किसका रंग होता है, बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, नमक और जल को कैसे अलग किया जाता है। तो नमक और जल के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण दोनों से न करके हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण के माध्यम से क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि नमक और जल में जल क्या बन जाएगा, वाष्प, जिससे क्या होगा, जल जो है वह वाष्प बनकर चला जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन क्या होगा, नमक गैसेस हवा में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नमक और जल के मिश्रण को वाष्पीकरण के माध्यम से क्या करते हैं, हमें प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी बिलियन से बिलियन को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। किसी बिलियन से बिलियन को विलायक को, क्या पूछा है कि किसी बिलियन से विलायक को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, किससे, तो रवाकरण से, अपकेंद्रीकरण से, भारण से और श्रवण से। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी बिलियन से विलायक को जब क्या होगा, अलग करना शुद्ध रूप में, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम श्रवण विधि का उपयोग करते हैं। किस विधि का, श्रवण विधि का प्रयोग। जब आप 9th में बुक पढ़े होइएगा तो आपको श्रवण विधि सुनाया गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन सब है इस चैप्टर नंबर 2 का। कहता है किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, किससे, छान के, उर्ध्वपातन के, वाष्पीकरण से या रवाकरण से। तो कहता है किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, किससे, रवाकरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा, रवाकरण विधि के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, नमक और नौसादर के मिश्रण से नौसादर को अलग करते हैं, किसके द्वारा, तो नमक और नौसादर के विलयन से नमक को जो है वह ऊर्ध्वपातन के द्वारा क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। ठीक है, नमक और नौसादर के मिश्रण से नौसादर को ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो ये भी क्या है, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन करा, कौन सी धातु है जो द्रव रूप में रहती है। क्या पूछा, धातु, कौन सी धातु है जो द्रव रूप में रहती है। पहले भी वीडियो में बताते थे, अभी बताता हूँ, वो जो क्या है, पारा। यानी पारा एक धातु है जो अपवाद में, यानी जितने भी धातु होते हैं ठोस रूप में, लेकिन पारा क्या होते हैं, या मरकरी, वह द्रव रूप में पाया जाने वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, इनमें कौन एक उपधातु है। इनमें कौन एक उपधातु है, फेरस, सिलिकॉन, सीसा, जिंक। तो ये सभी क्या है, इसमें जो सिलिकॉन जो है वह क्या है, एक उपधातु का काम करता है और इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण में। आप देखते हुए कंप्यूटर का जो सर्किट बनता है, जिसको बोलते हैं आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो किसका बनता है, सिलिकॉन का ही बना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कहलाता है, तत्व, परमाणु, यौगिक और अणु। तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इसलिए क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन एक टिंचर आयोडीन का अवयव है। टिंचर आयोडीन, मेथिल एल्कोहल, एथिल मरकैप्टन, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसमें जो एथेनॉल है वह क्या है, टिंचर आयोडीन का एग्जाम्पल है। किसका, टिंचर आयोडीन का। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, पेट्रोलियम के अवयवों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोलियम के अवयवों को अलग करने के लिए प्रभाजित श्रवण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, प्रभाजित श्रवण विधि का प्रयोग। तो आई होप कि वीडियो यह पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।